को आप डिजास्टर तभी कहते हो जब वो एंथ्रोपोसीन रिस्क क्रिएट करता है। और ये बिल्कुल ऑफिशियल डिमार्केशन है, इसको आपने कहीं से मैनिपुलेट नहीं किया है। और इस डिमार्केशन को कैसे जज करते हैं? इट इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन that have mobilized United Nations international strategy for disaster risk reduction. This strategy was mobilized way back in 1999. United Nations Office for Disaster Risk Reduction have mobilized United Nations strategy for disaster risk reduction, and this disaster risk reduction made up the beginning of what has been referred as Hyogo framework. Hyogo framework ने हमें पहला एक नॉन बाइंडिंग बिगिनिंग दिया था विद बेंचमार्किंग। तो 1999 में आपने शुरू तो किया, लेकिन जो आपने 2005 से लेकर 2015 तक पहली बार एक फ्रेमवर्क एक्शन प्लान बनाया, और ये एक्शन प्लान नॉन बाइंडिंग था, माने वॉलेंट्री है। ऑफ कोर्स ये तो अब खत्म हो गया, इसी को हमने रिप्लेस किया है एज अ सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क इज ऑल्सो नॉन बाइंडिंग, और ये 2015 से 2030 तक के लिए वैल्यूएबल है। इट इज अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट दैट हैज गॉट 7 टारगेट्स। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया इज ऑल्सो द सिग्नेटरी ऑफ इट। सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन have replaced Hyogo framework. Non-binding, it continues. It is for 15 years and it has got 7 targets. क्यों जरूरी है कि हम ह्योगो फ्रेमवर्क के बारे में बात करें? रिमाइंड करोगे, ह्योगो फ्रेमवर्क 2005, और 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड। NDMA functions in direct provision of Prime Minister's office. I'll just be taking you to NDMA in a while. सेंडाई फ्रेमवर्क के जो 7 नॉन बाइंडिंग टारगेट्स हैं, उनको याद करना बहुत आसान है। उनको कैसे याद करोगे? 7 टारगेट्स को एसोसिएट करो 2 कैटेगरी में, टारगेट्स, 7 टारगेट्स, नॉन बाइंडिंग, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? एक को कहते हैं सब्सटैंशियली डिक्रीजिंग और एक को कहते हैं सब्सटैंशियली इंक्रीजिंग। सो व्हेन आई टॉक अबाउट सब्सटैंशियली डिक्रीजिंग, कैटेगरी बना देते हैं, we are targeting to decrease substantially. So अपने टारगेट को जो हमारा 2030 तक हमें डिक्रीज करना है, क्या डिक्रीज करना है? पहला डिक्रीज करना है मोर्टालिटी। मोर्टालिटी की डेफिनेशन अभी समझाएंगे हम आपको, पॉपुलेशन, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर पर लेकर जा रहे हैं। दूसरा अफेक्टेड पीपल, तीसरा इकोनॉमिक लॉस, चौथा लॉस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो याद हो गया? व्हाट आर द 4 टारगेट्स आउट ऑफ 7 टारगेट्स ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क? 4, I want to substantially decrease mortality caused by disaster, affected people by disaster, economic loss as the share of GDP, and loss of critical infrastructure. Critical infrastructure, highways, railways, telecommunication services, hospitals, etc. क्योंकि that will increase the vulnerability. बात समझ में आ रही है? और इसी के कंटिन्यूटी में करो इंक्रीज सब्सटैंशियल। तो जब हमने आपको बता दिया कि 7 टारगेट है, 4 टारगेट आपने लिख लिए, तो 3 ही टारगेट तो बचे। अब ये 3 टारगेट्स कौन कौन से बच गए? नंबर 5 को लो, नंबर 5 इज कोरिलेटेड विद इंक्रीजिंग, हमने लिख दिया है नंबर ऑफ कंट्रीज विद डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैपेसिटी। मतलब नेशनल लेवल पर, सब नेशनल लेवल पर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करना। नंबर 6 है एनहांसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन।
एंड नंबर 7 है increasing accessibility and availability of multi-hazard. अब हम लेकर जा रहे हैं आपको multi-hazard पर. अर्ली वार्निंग सिस्टम. जब भी आप किसी चीज की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हो ना, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, उसके हमेशा 4 पिलर्स होते हैं. किसी भी सिक्योरिटी के 4 पिलर्स होते हैं. यहां पर लिख देते हैं और उसके बाद इसको जूम आउट कर देंगे. ध्यान से देखो. एनी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, इसके 4 पिलर्स होते हैं हमेशा. अवेलेबिलिटी, accessibility, stability and utilization. हमेशा याद रखना. मेन में आंसर भी लिखोगे तो बहुत आराम से लिख पाओगे. यही चीज आपने यहाँ लिखी है. अवेलेबिलिटी, इट्स अवेलेबल. एक्सेसिबिलिटी, मार्केट में तो अवेलेबल है पर मैं कैसे खरीदूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है. समझ में आ रहा है कि नहीं. स्टेबिलिटी, इट शुड बी अवेलेबल ऑलवेज. अवेलेबिलिटी इज ensuring that it is available to the given scale. Accessibility is approachable by every individual. Stability is consistency of its supply. And utilization, मैं बिजली का बिल ही नहीं पे कर पाऊंगी तो कितने समय तक यूटिलाइज कर पाऊंगी. या फूड सिक्योरिटी की बात करो, आई एम प्रोसेसिंग माई फूड सच नो से wastefully that I am hardly utilizing anything that is correlated with food nutrition. Hidden hunger से I can suffer. So substantially increase decentralized disaster risk capacity, availability and accessibility of multi-hazard early warning system and international cooperation, and substantially decrease mortality, affected people, critical infrastructure and economic loss. Hand raise kar do. And that is the reason when I talk about Sendai framework, it definitely correlates on with preparedness and built back better approach. So Hyogo framework से थोड़ा सा ज्यादा enlarged and valuable है. यहीं पर आपने इंडिया को रोप इन करना है. इंडिया को रोप इन करने के लिए एनडीए में तो हमने समझा दिया. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आइडेंटिफाइज इंडिया टू बी द मल्टी हजार्ड प्रोन कंट्री. अब ये जो मल्टी हजार्ड प्रोन कंट्री है, वी आर दी फॉलोअर्स ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क. तो हम इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ द कंट्री दैट हैज इंश्योर्ड अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी टू द मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम. वी हैव आल्सो डिक्रीज्ड आवर वल्नरेबिलिटी by preparedness, rescue, rehabilitation, critical infrastructure, economic loss, mortality को भी हमने काफी हद तक कंटेन किया है. बट हर डिजास्टर को मैनेज करने का तरीका अलग है. इसलिए इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट के रेफरेंस में कैसे कैसे जस्टिफिकेशन लेना पड़ेगा बहुत ध्यान से नोटिस करो. आई एम रिमूविंग दिस पार्ट ओनली. मल्टी हजार्ड प्रोन कंट्री and the hazard are principally categorized multi-hazard prone with varying degrees. हमने प्लीज रिकॉल करो, साइक्लोन आपको समझा दिया है क्योंकि अर्थक्वेक और साइक्लोन जो है सबसे प्रोमिनेंट है. अभी हम ग्रेजुअली चल रहे हैं. एनडीए में जो आपको कह रहा है मल्टी हजार्ड प्रोन कैटेगरी है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हजार्ड है हमारे कंट्री में वो है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के बाद है फ्लड्स. फ्लड्स का एक कॉज साइक्लोन है जो हम आपको समझा चुके हैं एंड बाकी अदर्स हैं. उसके अलावा वी हैव गॉट ड्राउट. आपको हम ड्राउट के बारे में ऑलरेडी समझा चुके हैं. उसके बाद सारे लैंडस्लाइड्स, entire category of landslides, and the list do not conclude without we mentioning. So number 1 earthquake, number 2 flood, number 3 drought, number 4 landslide,
And number 5, CBRN, chemical, bioradiological, nuclear. All India is earthquake prone. 58.6% with moderate to high. Is unpredictable. So precaution and preparedness. When it comes to earthquake. फ्लड एंड ड्राउट दोनों के साथ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का रेफरेंस रहेगा। बट जब आप इनके मिटिगेशन अटेम्प्ट की बात करते हो तो साइक्लोन हमने आपको बता दिया था। फ्लड के लिए प्रिडिक्शन, प्रिकॉशन एंड रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन। और ड्राउट के लिए ड्राई लैंड फार्मिंग। अब हम वन बाय वन आपको समझाते जा रहे हैं। ये वाला आसान काम है, पहले इसको हैंडल कर लेते हैं। प्रिडिक्शन इज इन द डोमेन ऑफ IMD, प्रिकॉशन इज इन डोमेन ऑफ नेशनल फ्लड कमीशन, रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन NDMA, NDRF combined with armed forces। और ड्राई लैंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के डोमेन में जाता है। क्योंकि हम कौन से ड्राउट की बात करेंगे क्लास, मेरे ख्याल से बिना किसी गेस के आप लोगों को समझ में आ गया। हम एग्रीकल्चरल ड्राउट अबेटमेंट की बात करेंगे। तो एग्रीकल्चरल ड्राउट अबेटमेंट के लिए क्या करोगे? एग्रीकल्चरल ड्राउट अबेटमेंट के लिए आप ओवरनाइट तो सारे फील्ड को इरिगेटेड कर नहीं सकते, तो you will be taking dry land farming practices, minimizing your dependency on water। लैंडस्लाइड्स को थोड़ा अलग से हैंडल करते हैं। इतना लिख लिया तो जल्दी से हैंड रेज लो, मैप दिखाकर समझा रहे हैं इंडिया का अर्थक्वेक मैप। इससे आसान मैप हो नहीं सकता। अब थोड़ी देर के लिए इस मैप को ध्यान से देखना। याद करेंगे 59% राउंडेड ऑफ फिगर लिखा हुआ है, ठीक है। वी आर ससेप्टेबल टू ऑल इंडिया। कलर देखो, पूरे इंडिया को आपने कलर कर रखा है, किसी एरिया को तो छोड़ा ही नहीं आपने अर्थक्वेक प्रोन से। लेकिन जो आपका हाई टू मॉडरेट रिस्क है वो जा रहा है 59%। सो ऑल इंडिया इज अर्थक्वेक प्रोन जोन। अब अर्थक्वेक प्रोन जोन को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जोन 5 जो है वेरी हाई रिस्क जोन है। अब वेरी हाई रिस्क जोन के पैचेस को पिकअप करो। Are you noticing that these patches are correlated right there with, and I want to just overwrite with it, या हम इसको डिमार्केट आउट कर दें तो आपके सामने थोड़ा आसान हो जाएगा। डिलीट कर दिया। अब देखो जरा, जब हम बात करते हैं आपका जोन 5 का, तो जोन 5 आपको मिल रहा है, नोटिस करो ये सब शिवालिक का ब्लॉक है और ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पूर्वांचल, याद आ रहा है, यंगेस्ट ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन। और ये कच्छ का एरिया क्यों आया? क्योंकि यहां पर आपके पास सुलेमान रेंज ऑफ पाकिस्तान है। सिंटैक्सिकल बेंट याद आ रहा है? हैंड रेस कर दो। जोन 5 जो हाईएस्ट रिस्क जोन है। अच्छा, जोन 5 में पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड आ रहा है, पीक्स ऑफ सबमर्ज यंग फोल्ड माउंटेन। क्यों? क्योंकि जोन 5 इज एट बाउंड्री। इससे ज्यादा आसान तरीके से कुछ याद नहीं किया जा सकता। ये एक्टिव बाउंड्री पर है। शिवालिक्स आर द यंगेस्ट ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन।
पूर्वांचल फोल्डेड साइमल्टेनियस टू शिवालिक। कच्छ में कोई यंग माउंटेन नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर जाओ ना, सुलेमान रेंज ऑफ पाकिस्तान तो आ गया, हैंड रेस कर दीजिए। पहली चीज याद रखो कि आपका अर्थक्वेक प्रोन जोन 5 कहाँ है, एट बाउंड्री। अब उसके बाद लोकेशन याद कर लो। अच्छा, यहां पर आई जो डिमार्केशन आ रहा है बाय द एंटिटीज, एनडीएमए नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, ये सेस्मिक जोनेशन कौन करता है, आईएमडी करता है, विद रेफरेंस टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड नेशनल जियोफिजिक्स लैब। ये भी आप पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डिमार्केशन है ये एनडीएमए ने नहीं किया है, ये डिमार्केशन आईएमडी, जियोलॉजिकल सर्वे और नेशनल जियोफिजिक्स लैब ने किया। तो जोन 5 कहाँ गया, एट बाउंड्री। एट बाउंड्री में रिस्क कितना होगा, मर्कली स्केल पर इंटेंसिटी 9 एंड अबव होगी। मर्कली स्केल याद आ रहा है, इंटेंसिटी बोलते ही मर्कली हो गया। मैग्नीट्यूड रिक्टर था, हैंड रेस करो। इंटेंसिटी 9 एंड अबव, मर्कली स्केल। तो जो डैमेज है उसको आप मर्कली स्केल पर ही तो मेजर करते हो ना। तो जब हजार्ड की बात करते हैं तो इट्स मर्कली स्केल, ठीक। अच्छा, अब जोन 4 को कैसे याद करें, जोन 4 इज नियर बाउंड्री। और कई बार ना क्वेश्चन पूछ लेता है, अब जोन 4 की बाउंड्री को देखो, रेड कलर से हाईलाइट कर रहे हैं। जोन 4 की बाउंड्री को देखो, पूरा हिमालयन बेल्ट आ गया, दिल्ली इंक्लूडेड है, लोग एरिया ऑफ योर सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम आ गया, ये छोटा सा एरिया सुंदरबंस का भी आ गया, ये छोटा सा एरिया जो आपका रिफ्ट वाली, रिकॉलिंग डेक्कन ट्रैक, जब नदन माउंटेन बन रहे थे तो महाराष्ट्र में आपने कुछ पैचेस डेवलपमेंट किया, नियर बाउंड्री बोल रहे हो तो ये गुजरात का बेल्ट भी आना चाहिए। ये सारे एरियाज कौन से हो गए, ये सारे एरिया हो गए जोन नंबर 4। जोन नंबर 4 कौन सा जोन हो गया, विच इज नियर बाउंड्री, हैंड रेज हो गया। रिस्क कितना है, रिस्क इज 8 ऑन मर्कली। अब जोन 3 को कैसे याद करें, जोन 3 को याद करने के लिए आप सब मुझे एकदम कॉन्फिडेंट गो अहेड देना। आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू गिव मी दैट क्लियर रिमाइंडर। आप लोग को याद आ रहा है, सोन, नर्मदा, तापी, सोनाटा, महानदी रिफ्ट, गोदावरी रिफ्ट, बारमेर रिफ्ट, हैंड रेस कीजिए, कुर्दवदी रिफ्ट, कोयना रिफ्ट, यस और नो। सब लोग हैंड रेस करो एकदम कॉन्फिडेंटली। याद करो ये सब कौन सा जोन है, ये सब कहते हैं सेस्मिक हाईवेज। क्यों बोलते हैं भाई इसको सेस्मिक हाईवेज, क्योंकि जब इंडिया हिमालयाज डेवलप कर रहा है बकल अप करके यूरेशिया से, तो ये सारे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स बने थे। तो जितने ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स हैं वो कौन सा जोन है, जोन 3 है। और इसमें लक्षद्वीप भी इंक्लूडेड है, ध्यान से देख लो। आप लोगों को बात समझ में आ गई, पूरा बेल्ट टोटल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के बाद जो बच गया एरिया, जो आराम से यहाँ पर ब्लू में कवर कलर्ड है, मुझे उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका हो गया, दिस विल बी नियर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो ये कौन कौन सा एरिया हो गया, पूरा अरावली मालवा बेल्ट हो गया, ये आपका छोटा नागपुर बेल्ट हो गया, ये आपका दंडकर्ण्या बेल्ट हो गया, ये आपका तेलंगाना बेल्ट हो गया। सब के सब क्या है, जोन नंबर 2, जहां 6 और उससे कम का रिस्क होगा। याद हो गया कि नहीं, सारी जगह ये मैप अवेलेबल है, पर ये मैप को पढ़ना ही बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। जोन 2 और 1 को आपने कंबाइन कर दिया, इसलिए जोन 2, 3, 4 एंड 5 कंटिन्यूस। सो जोन 5 कहाँ है, एट बाउंड्री। जोन 4 कहाँ है, नियर बाउंड्री। जोन 3 कहाँ है, जहां ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स हैं। और जोन 2 कहाँ है, वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के पास वाला एरिया हो गया। आई थिंक दिस इज कंफर्टेबल। अच्छा, हमने मर्कली स्केल पर क्या क्या डाल दिया, 9876, 9876 को ऐसे देख लो, देखो जरा ध्यान से, आ गया फ्रेम में।
मॉडिफाइड मर्कली स्केल है। जब आप कह रहे हो आई एम इन जोन नंबर 5, तो जोन नंबर 5 क्या हो गया? हाईएस्ट रिस्क जोन, जो एट बाउंड्री है। वहां पर आपको मर्कली स्केल में अर्थक्वेक कितने लेवल का मिल सकता है? 9 एंड मोर। तो 9 एंड मोर का कैटेगरीज कौन कौन सा हो गया? 9 एंड मोर मतलब 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। Buildings shifting off the foundations, crack thrown out of plumb, ground crack, groundwater pipeline broken. यहां आप ले रहे हो कैटेगरी नंबर 5, जोन 5। यहां लेते हो जोन 4, यहां लेते हो जोन 3 और यहां लेते हो जोन 2। यही डिमार्केशन है। Felt by many, we get frightened, we run out, damage is very small, but हमेशा याद रखना अर्थक्वेक का इंटेंसिटी प्रिडिक्टेबल नहीं है। ये जस्ट रेफरेंस सेक के लिए होता है। कुछ समझ में आ रहा है क्लास? याद कैसे रखोगे? 3 चीजें याद रखनी है। ऑल इंडिया इज अर्थक्वेक प्रोन, ऑल इंडिया इज अर्थक्वेक प्रोन, बट 59% ऑफ इंडिया इज विद मॉडरेट टू हाई रिस्क। हाईएस्ट रिस्क जोन को जोन 5 बोलते हैं। जोन 5 एट बाउंड्री पर है। एट बाउंड्री पर मर्कली स्केल में 9 एंड अबव का इंटेंसिटी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, माने कंप्लीट डिवास्टेशन हो सकता है। कौन कौन से एरियाज है जहां पर आप ये एक्सपीरियंस करते हो? ये एरिया है शिवालिक्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। मान लीजिए सिक्किम नहीं है, सिक्किम जोन 4 पर पड़ता है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोल रहे हैं तो सिक्किम को बाहर निकाल दो। मैप खोल दे रहे हैं दोबारा से। इस मैप को ना एकदम दिमाग में चिपका लो। कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से जाना नहीं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। सिक्किम नहीं है जोन 5 में, क्योंकि सिक्किम में शिवालिक नहीं है। याद आया कि नहीं? डुआर्स, हैंड रेस करो। शिवालिक खत्म हो गया वेस्टर्न नेपाल में, और उसके बाद शिवालिक दोबारा दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में, डाफला। ये होता है कनेक्टिविटी डेवलप करना। सो एट बाउंड्री में है 5, मर्कली स्केल 9 एंड अबव होगा। एट नियर बाउंड्री है 4, मर्कली स्केल 8 हो सकता है। एट ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है 3, मर्कली स्केल 7 है। और नियर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जोन 2 है, लो रिस्क जोन, जहां पर मर्करी स्केल 6 और लोअर हो गया। आई थिंक दिस इज डन। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, इंटेंसिटी नहीं कर सकते हो, टाइम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक हजार्ड रिस्क मिटिगेशन अटेम्प्ट के डोमेन पर आप डिमार्केट करते हैं। ये हो गया। Earthquake is unpredictable natural hazard, so it is about preparedness, mock drill, and many other things. This is how we take it up into reference. ठीक है, चेंज करके चले चले फ्लड पर। रिकॉल करो इंडिया की सारी रिवर। तो प्रिडिक्टेबल हजार्ड हो जाता है ना। तो जब प्रिडिक्टेबल हजार्ड होता है, इसमें 2 चीजों को ध्यान रखना है। जब टर्म फ्लड का इस्तेमाल होता है तो इट इज टू डिनोट ब्रीफ राइज इन वाटर। ब्रीफ राइज इन वाटर इज नॉट हजार्ड। हजार्ड फ्लडिंग है। फ्लडिंग क्या होता है? ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लो भी 2 तरीके का होता है। एक होता है कंट्रोल्ड, जब आप फील्ड को इरिगेट करते हो तो कंट्रोल्ड फ्लडिंग करते हो। और एक होता है अनकंट्रोल्ड, कि भाई मॉनसूनल रेन हुआ, रिवर हैज स्टार्टेड ओवरफ्लोइंग इट्स बैंक। ये जो अनकंट्रोल्ड है ये है हजार्ड। हैंड रेस कर दो, समझ में आ गया तो। एवरी फ्लड डू नॉट लीड टू फ्लडिंग, एंड एवरी फ्लडिंग इज नॉट हजार्ड। जब फ्लडिंग अनकंट्रोल होगा तब वो हजार्ड है। और जब फ्लडिंग अनकंट्रोल्ड होता है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण है अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग के इंडिया में? अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग कैन बी कॉज्ड बाय मॉनसूनल रेन, बाय साइक्लोन, by deforestation, by cloud burst,
बाय सुनामी। थैंकफुली 2004 दिसंबर सुनामी से पहले और उसके बाद हमने कभी कोई एक्सपीरियंस किया नहीं, बट एक लिस्ट में इंक्लूडेड है तो हम इसको कोरिलेट करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अर्बन फ्लड्स। अर्बन फ्लड्स के फिर बहुत सारे कारण हैं, जो हमने आपको बताया था। कंक्रीट जंगल्स हैं, परकोलेशन होता नहीं है, ग्रीन वेजिटेशन बेल्ट नहीं है, तो बहुत सारे। अच्छा, इसके साथ एक और चीज ऐड कर सकते हो, अब्लेशन। अब्लेशन इज प्रोसेस ऑफ मेल्ट ऑफ आइस, तो ये तो बाय डिफॉल्ट हिमालयन रिवर्स पर अप्लाई होगा। ऑल इंडिया इज डिमार्केटेड टू बी फ्लड प्रोन, और फ्लड प्रोन के इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने, कॉजेज होने की वजह से, और अर्बन फ्लड को इंक्लूड करने से सारी इंडिया फ्लड प्रोन है। प्रिडिक्टिव कंपोनेंट आईएमडी के हाथ में जा रहा है। आईएमडी वेरी स्ट्रांगली टेक्स इनटू कंसिडरेशन सक्सेसफुल प्रिडिक्शन विद वेदर ट्रैकिंग, चाहे वो साइक्लोन रीडर्स हैं, चाहे वो प्रिडिक्शन विद द सरफेस ऑब्जर्वेटरीज एंड अपर एयर ऑब्जर्वेटरीज, सब काम करते हैं। नेशनल फ्लड कमीशन जो है वो प्रिकॉशनरी वर्क करता है। आप सबने सुना होगा डेंजर मार्क। ड्यूरिंग मॉनसूनल टाइम्स वी कंटिन्यूअसली कम अक्रॉस द न्यूज आइटम कि दिस रिवर इज फ्लोइंग एट नियर डेंजर मार्क। तो डेंजर मार्क डिमार्केट करना, उसको मेंटेन करना, ये सारा काम नेशनल फ्लड कमीशन का है। नेशनल फ्लड कमीशन ने डेंजर मार्क डिमार्केट किया, माने फ्लड जब होगा, जब राइज होगा और वाटर लेवल डेंजर मार्क के पास पहुंच गया, और आईएमडी कह रहा है कि आने वाले हफ्ते में बहुत तेज बारिश होगी, तो सीधा लॉजिक है कि रेस्क्यू करो पॉपुलेशन को, हटाओ वहां से, बिकॉज देर इज लाइकली पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लडिंग। सो प्रिडिक्शन वी हैव परफेक्टली टेम्ड, प्रिकॉशन वी हैव परफेक्टली टेम्ड, रेस्क्यू भी हमने बहुत अच्छे से करा है। जितने भी आपके दिमाग में न्यूज़पेपर आइटम्स आ रहे हैं, वी हैव बीन रीलिंग अंडर एक्सट्रीम फ्लडिंग कंडीशंस इन इंडिया फॉर वेरी लॉन्ग नाउ। केदारनाथ फ्लड्स के सीक्वेंस से जो शुरू हुआ है वो आज तक भी खत्म नहीं हुआ है। यू हैव गॉट वन आफ्टर द अदर डिवास्टेटिंग फ्लड्स एग्जांपल्स। वो सारे में वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन एयरलिफ्टिंग द पॉपुलेशन एंड मिनिमाइजिंग द मोर्टालिटी। प्रॉब्लम हमारे लिए सबसे ज्यादा है इसकी, रिहैबिलिटेशन। क्योंकि आप पॉपुलेशन को एयरलिफ्ट कर सकते हो, आप एयर ड्रॉप करके रिहैबिलिटेट नहीं कर सकते। रिहैबिलिटेशन का जो कॉस्ट है और रिहैबिलिटेशन का जो टाइम है, वो बहुत मैसिव बर्डन है इंडिया के लिए। discharge of clogged water, containment of waterborne diseases, making people regenerate their lost living space, commercial space, regeneration of critical infrastructure, ये सब इतना टाइम एंड मनी कंज्यूमिंग है कि वी आर ट्राइंग हार्ड टू मिनिमाइज, वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू मिनिमाइज रीअकरेंस ऑफ फ्लड। इसलिए वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का अप्रोच को हाईलाइट किया गया। जल शक्ति मंत्रालय कि क्या हम फ्लड और ड्राउट को साथ में कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर फ्लड वाटर सरप्लस टाइम है तो ड्राउट वाटर डेफिसिट टाइम है। जैसे ही आप पानी को डाइवर्ट कर दोगे फ्लड से ड्राउट की तरफ, तो फ्लड और ड्राउट दोनों ही तो मैनेज हो जाएंगे। इसलिए यूनियन गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड टेकिंग प्रोएक्टिव रोल इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? जो फ्लड प्रूफिंग स्ट्रैटेजी है उसमें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे या हम प्रिकॉशन नहीं ले पा रहे। हमारे लिए रिहैबिलिटेशन बहुत मुश्किल है। एग्रीकल्चरल ड्राउट अबेटमेंट है, ड्राई लैंड फार्मिंग, वो हम आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर के साथ समझाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप मुझे पहले गो अहेड देंगे, आपको अर्थक्वेक और फ्लड समझ में आए। साइक्लोन हम समझा चुके हैं, इसलिए हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। याद करो, साइक्लोन के आपको सारी कैटेगरी बताए थे, 7 कैटेगरी ऑफ विंड वेलोसिटी है, 5 को हजार्ड बोलते हैं। याद आ गया क्लास? टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन बता दिया था ना, तो वो वाला पॉइंट को आप हम जानते हैं, हमने कर लिया, तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम आपको लेकर जा रहे हैं लैंडस्लाइड पर। जो हमारे लिए काम की चीज नहीं है उसको हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में आसान हो जाए। इसको हमने हटा दिया, अब देख लो ध्यान से। सर्वे ऑफ इंडिया, वेरी हाई हजार्ड जोन, ध्यान से देखो, वेरी हाई हजार्ड जोन कौन सा है? ये आपका ग्रेटर हिमालयाज और हिमाचल है। ये आपका मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इसको आपने मार्क करा है वेरी हाई हजार्ड जोन। फिर जो आपने हाई हजार्ड जोन को डिमार्केट किया है वो आपका आ रहा है द एंटायर बेल्ट ऑफ शिवालिक्स, ये वाला बेल्ट आपका है, ये पूरा शिवालिक वाला बेल्ट आ गया आपका, मॉडरेट वाला बेल्ट इधर आ गया। और ये आपको बताया मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एंड देन यू ऑल्सो हैव गॉट वेस्टर्न घाट्स, सदर्न हिल्स, ये आपका है कैटेगरी 2। और कैटेगरी 3 जो लो हजार्ड है, इंटरेस्टिंगली ये वाला बेल्ट है। कैटेगरी 3 कैसे हो गया ये, इसलिए हमने ये डायग्राम बना रखा है। याद आ रहा है आप कहाँ पर हैं, लद्दाख, टेबल लैंड है ना, टेबल लैंड में तो लैंडस्लाइड रिस्क थोड़ा कम ही हो जाएगा, हैंड रेस कर दो। बाकी इंडिया वेरी लो हजार्ड है। अब इसी में आप डिमार्केट करेंगे, जितने आप हाईलैंड एरिया में जाओगे, माने जो ये आपका लो रिस्क जोन है, हम इस डायग्राम को यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, ये जो आपका लो रिस्क जोन है जिसको आपने डिमार्केट करा है एज नंबर 3, तो यहाँ पर आपके पास स्नो एवलांचेस की चांसेस ज्यादा हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि यू आर इन टू द एरिया ऑफ ट्रांस हिमालयास, जहां पर स्नो फील्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहां पर आपके स्नो अवलांचेस के साथ लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। यहां पर सिर्फ लैंडस्लाइड होगा, स्नो एवलांचेस का पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। यस और नो? सो जिस हिसाब से आप इसका डिमार्केशन, अब यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस क्या होता है, प्रिपेयर्डनेस इज एसेंशियली एम्बैंकमेंट क्रिएशन। एम्बैंकमेंट किस तरीके के हो सकते हैं, एम्बैंकमेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्ट भी हो सकता है और एम्बैंकमेंट बायोटिक भी हो सकता है। आप एक वेजिटेटिव बैरियर भी तो क्रिएट कर सकते हो। सह्याद्री के जो माउंटेन एस्कार्पमेंट स्लोप है, वहां पर आपने एवरग्रीन प्लांट्स को कल्टीवेट कर दिया, विल इट नॉट रिस्ट्रिक्ट द लैंडस्लाइड? और जो आपका स्नो एवलांचेस वाला एरिया है, वहां पर आप डिमार्केट कर दो कंक्रीट एम्बैंकमेंट, यू कैन क्रिएट आउट जो स्नोबॉल इफेक्ट है, आप उसको अपने आप ही रोक दोगे। क्योंकि जहां पर स्नो एवलांचेस का जेनेसिस है वहां तो हैबिटेशन है, वहां ज्यादा से ज्यादा कौन होंगे, एडवेंचर टूरिज्म वाले लोग होंगे या आपके आर्म्ड फोर्सेस है। हैबिटेशन तो डाउन स्लोपी एरिया में। इंडिया इज लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, however not entire India, so it is with the hilly areas। उसमें भी 3 कैटेगरीज आप आराम से डिमार्केट कर सकते हैं, वेरी हाई, हाई एंड लो। और embankments creation is preparedness that we are taking up, that is what has to be done here with the landslide। And when I take up the reference of Indian hazard in the present perspective, we need to understand that India is also experiencing cold wave condition एंड हीट वेव कंडीशन। जब आप कोल्ड वेव और हीट वेव कंडीशन के बारे में बात करते हो ना, बस सिंपल सा लॉजिक याद रखना, 5 डिग्रीज सेल्सियस का लॉजिक। इन एनी गिवन लोकेशन, इन एनी गिवन कंडीशन, व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग टेम्परेचर more than 5 degrees Celsius than normal, less than 5 degrees Celsius from normal, you are suffering from cold and heat wave condition। हैंड रेस कर दो। ये क्लाइमेटोलॉजिकल हजार्ड है। It can create out the different categories of what can be called as challenges identified for India like country to reel under। हमारे कंट्री में हीट वेव और कोल्ड वेव कंडीशन से मोर्टालिटीज होती हैं, एंड मोर्टालिटी इसलिए होती है क्योंकि वी आर लीस्ट रेजिलिएंट पॉपुलेशन। इंडिया में वुल्केनिज्म को भी जस्टिफाई किया जा सकता है एज हजार्ड, बट सिर्फ इसलिए एज वेरी मिनिमल क्योंकि सिर्फ बैरन आइलैंड है जो एक्टिव वुल्केनिक है। याद करना, नारकोंडम इज एक्सटिंक्ट। हैंड रेस कर दो। एंड बिकॉज वी टेक अप द हजार्ड टू बी कोरिलेटेड विद ह्यूमंस, जिसमें हमने आपको बताया दैट वी टेक इनटू अकाउंट CBRN, तो वो सारे एक्सीडेंट्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन प्लीज रिकॉल फॉरेस्ट रिपोर्ट and identify that forest fire has actually evolved as one of the significant hazard, multiplying in its nature
I hope you are recalling Forest Survey of India have registered 177% increase in forest fire incidents in India between 2019 to 2021. The biennial forest report hand raise करेंगे. Among the other hazards. तो हीट वेव है, सुनामी आपको बता दिया. 2004 सुनामी दिसंबर के पहले और बाद में थैंकफुली हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया. तो सुनामी है 1000, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी रिकरिंग इन नेचर. बाकी एनवायरमेंटल हजार्ड में ओजोन, पोल्यूशन, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे हम. ठीक है, एक बार हम ओपन कर दे रहे हैं. जो कुछ आप कॉपी करना चाहते हो देख लो, जो आपका छूट गया जल्दी से गो अहेड दे देना. प्रिंसिपल hazards इन द कंट्री इज अर्थक्वेक एंड साइक्लोन. साइक्लोन हमने क्लाइमेट के साथ पढ़ लिया था. अर्थक्वेक का भी एक मेजर नॉलेज तो हमारे पास था ही. सोनाटा, बारमेर, एज द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स, बस अप्लाई करना था इसको.